आपका हमारे चैनल स्टडी डोनर पर स्वागत है। चलिए आज के क्लास में हम देखेंगे कक्षा 12वीं का विषय अर्थशास्त्र का एक प्रश्न पत्र जो कि जैक के द्वारा जारी किया गया है 2023 के एग्जामिनेशन को लेकर के। आज इस प्रश्न में जो संख्या है वह है 40 और समय आपको 1.5 घंटा का ही दिया जाता है। तो चलिए पहले प्रश्न पर हम चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। देखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था की यह जो प्रश्न है यह अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को दर्शाती है। और यह केंद्रीय समस्या जो है इसमें दिया हुआ है क्या उत्पादन करे, कितनी मात्रा में उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे। तो क्या उत्पादन करे जो है यह समस्या तो नहीं है। इसके लिए तकनीक के लिए किस तकनीक का उत्पाद बढ़ाने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं और कैसे उत्पादन करें, यह जो है वह सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर सी होगा, कैसे उत्पादन करें तकनीक को बताता है। अगला प्रश्न है आपका दूसरा, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान कितना होगा। देखिए दोस्तों, जब सीमांत उपयोगिता, अगर इसको आप ग्राफ से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जब सीमांत उपयोगिता जो है इस लाइन पे होता है, इस लाइन पे अर्थात शून्य हो जाता है, जब सीमांत उपयोगिता क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो अधिकतम जो कुल उपयोगिता होती है वह होती है। तो इसका उत्तर ए होगा, शून्य। अगला प्रश्न है तीसरा, सामान्य एक उदासीनता वक्र होता है। देखिए उदासीनता वक्र, अगर हम बात करें कि उदासीनता वक्र क्या होता है तो इसको भी हमको ग्राफ से ही समझना पड़ेगा। जैसे इसमें हम एक ग्राफ है और आप उदासीनता वक्र को समझना है तो देखिएगा इस ग्राफ में इस तरह का बिंदु बनेगा, जो कि देखिए इस ग्राफ में यह वाला अक्ष एक्स अक्ष, यह वाई अक्ष तथा यह मूल बिंदु होता है शून्य, ओरिजिन। तो ये जो ग्राफ है वो इस तरह का बनेगा और यह किधर, मूल बिंदु की ओर धंसता जाएगा, यानी कि मूल बिंदु की तरफ उठा हुआ होगा, उत्तल होगा। तो इसका ऑप्शन जो है वह सी ऑप्शन होगा, यह मूल बिंदु की ओर उत्तल होगा यानी उठा हुआ होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है। एक मांग वक्र की ढाल कैसी होती है या क्या होती है, अगर उसको देखना है तो इसमें हम देख सकते हैं कि मांग वक्र जो है, मांग वक्र की ढाल सदैव ऋणात्मक स्थिति में होती है। सदैव एक मांग वक्र की ढाल कैसी होती है, ऋणात्मक स्थिति में। जैसे आप इस तरह का एक ग्राफ बनाएंगे तो ये एक सीधी रेखा वाली ग्राफ बनेगी, जो क्या होगा, पहले तो उत्तम यानी उच्च बिंदु पे होगा, फिर मध्य में आएगा और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर ढलता जाएगा और यह एक ऋणात्मक स्थिति को दर्शाता है। तो अगर हम देखें तो इसमें आपका उत्तर है बी ऑप्शन, ऋणात्मक। पांचवा प्रश्न है, एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच खाली स्थान होती है। देखिए बीच का अगर बिंदु के बारे में बात करें तो फिर से वही ग्राफ आपका आएगा। जैसे यह जो ग्राफ है इसमें इस तरह का बिंदु होता है और ये जो तीन तरह की बिंदुएं होती है, मान के चलिए ई और ई। अब इसमें हम बात करें कि कितना होना चाहिए, तो देखिए यहाँ से ये जो स्थिति है ये इकाई की स्थिति होती है और यह जो है इससे ग्रेटर देन यानी एक से अधिक की स्थिति होती है और यह क्या होती है, एक से कम की स्थिति होती है। और यह प्रश्न में पूछा गया है कि एक सरल रेखा वक्र के मध्य बिंदु पर मांग कीमत
लोच होती है तो कितना होती है, जो मध्य में हम लोगों ने बनाया E इक्वल 1, तो यही आपका जो E का मान 1 के बराबर होगा, E का मान 1 के बराबर होगा। छठा प्रश्न है, निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा U आकार का होता है। देखिए दोस्तों, आप फिर से ग्राफ की सहायता से ही आप इसको या इस स्थिति को जान सकते हैं। तो इसमें हम पहले देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, औसत स्थिर लागत। अगर औसत स्थिर लागत की बात करें तो वह एक स्थिर मान है। अगर ग्राफ पे हम इसकी बात करें तो एक सीधी रेखा के रूप में बनेगी। लेकिन दूसरा जो है औसत परिवर्तित लागत, परिवर्तित होगा तो देखिए इस तरह से बढ़कर घट जाएगा, तो उल्टा U की स्थिति पूरी तरह से नहीं हो रही है। सीमांत लागत, तो बिल्कुल आपका सीधा सीधा आंसर दिया हुआ है कि सीमांत लागत जो है उसमें उल्टा U की आकार की बनती है सीमांत लागत, क्योंकि वह एक अंतिम सीमा तक जाता है और फिर वापस लौटता है, जिससे उल्टा U की आकार की वक्र का निर्धारण होता है। सातवां प्रश्न है, उत्पादन फलन Q बराबर AL अल्फा के बीटा के पैमाने का प्रतिफल की माप करें। देखिए इसमें अगर हम इसके प्रतिफल का अगर माप करेंगे तो देखिए सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा जो स्थिति होती है ना, वही इसके उत्पादन फलन को दर्शाता है। यानी कि Q जो मात्रा है, तो बाकी जो आप देखेंगे कि अल्प मात्रा और दीर्घ मात्रा दोनों जब जोड़ दिए जाते हैं, दोनों की मात्राओं को जोड़ा जाता है, तो यह मात्रा उत्पादन फलन की स्थिति को दर्शाता है। जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तब औसत लागत क्या होगी, तो औसत लागत देखिए सीमांत लागत औसत लागत से कम हो जाती है, सीमांत लागत औसत लागत से कम हो जाती है, तो औसत लागत क्या होगा, तो ग्राफ की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो सीमांत लागत जो है वह इस तरह से है, और अगर औसत लागत का बात करें इससे कम हो जाता है, सीमांत से कम। तो देखिए एक चीज़ है कि दोनों मिलकर के कुल लागत का निर्माण करता है। अगर कुल लागत से कम होता तो क्या होता, यह बढ़ती स्थिति को दर्शाता, लेकिन यहाँ पे बोलता है कि औसत लागत से कम हो जाना। तो जब कम होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इस पीक पॉइंट पे पहुंचेगा और फिर घटेगा, तो यह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घटता है। तो पहला ऑप्शन जो है, जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तब औसत लागत घटती है। अगला प्रश्न है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होती है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होती है। तो उत्पादन अगर हम कितना भी करें तो इसका जो स्थिर लागत है, जैसे तीन तरह की लागत होती है। जैसे सामान्य रूप से अगर आप समझें कि आप एक दुकान खोलते हैं और उसमें कुछ पूंजी लगाते हैं, जिसमें पूंजी में आप रैक और ये सारे चीज़ बनाते हैं, तो वह हमेशा फिक्स होगा, चाहे आप कितने का भी माल बेचें, घटाए बढ़ाएं, कुछ भी करें, उस रेक का कीमत या जो आप लागत लगा चुके हैं वह स्थिर होगा। और यही प्रश्न यहाँ पर है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होगा। तो जो स्थिर है, जो पूंजी आप लगा चुके हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, और इसका ऑप्शन होगा कुल स्थिर लागत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकार होता है। तो फिर से क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकार होता है। तो एक फर्म की कीमत को स्वीकार अगर हम करें तो जब तक प्रतियोगिता नहीं होगी हम फर्म की कीमत को स्वीकार नहीं कर सकते, या ग्राहक जो होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्राहकों की संख्या इतनी होती है, क्रेता और विक्रेता दोनों ही बहुसंख्य स्थिति में होते हैं, और इस बहुसंख्य स्थिति को ही हम पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति बोलते हैं। और फर्मों के बीच क्या होती है, एक प्रतियोगिता होती है, होड़ होती है, जिससे हम उस बाजार में कीमत के संतुलन को भी देख सकते हैं। तो किस प्रकार के बाजार में, तो पूर्ण प्रतियोगिता का जो स्थिति होगा या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो स्थिति उत्पन्न होगा वह फर्म की कीमत को स्वीकार करेगा। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन के लिए
निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए MR इक्वल MC यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कोस्ट जब बराबर हो जाएगा, जैसे एक ग्राफ की स्थिति में देखें मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कोस्ट जब बराबर होगा, यानी कि यह जो बिंदु कट रहा है, तो यह स्थिति जो है यह संतुलन की स्थिति हो जाती है, या इक्विलिब्रियम की अवस्था भी इसको हम बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन ए होगा MR इक्वल MC। अगला प्रश्न है 12वां, निम्नलिखित रेखा चित्र से पूर्ति की लोच की किस मान की माप होती है? आप ध्यान से देखेंगे पहले इस ग्राफ को, तो ग्राफ की स्थिति में अगर आप देखिएगा कि यह मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यह दूर से स्टार्ट हो रहा है, इससे कुछ जो दूरी है वह स्थिति को बता रहा है। और इस स्थिति में आप देखेंगे कि यह बढ़ तो रहा है, लेकिन किस स्थिति में बढ़ रहा है? तो आप ध्यान दीजिए कि यह एक मध्यम स्थिति से घट रहा है, यानी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है स्थिति इसका। तो यह स्थिति जो है वो एक से, यानी एक से कम की स्थिति है, एक से कम की स्थिति को दर्शा रहा है यह। तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एकमुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए अगर एक मुश्त ही कर लगाते जाएंगे, एक ही बार में पूरा कर वसूलने का कोशिश करेंगे, तो उस वस्तु की पूर्ति पर जो प्रभाव पड़ेगा वह पूर्ति जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि वह तो बेचारा कर ही देने में लगा रहेगा, कहाँ से अपना उत्पादन कर पाएगा अच्छे तरीक़ा से, या बढ़ा नहीं पाएगा। तो हम इसको या इसका उत्तर बोल सकते हैं कि ए ऑप्शन, पूर्ति कम हो जाना या पूर्ति कम हो जाती है, इसको रखते हैं। 14वां प्रश्न है, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए अन्य बातें अगर समान रहती है तो बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संतुलन कीमत में कमी एवं, पहला ऑप्शन जो है संतुलन कमी में, कीमत में कमी एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी। नहीं, देखिए यह स्थिति नहीं है, जब सामान्य अवस्था रहेगा तो यह नहीं होगा। बी जो ऑप्शन है, संतुलन कीमत में वृद्धि एवं संतुलन मात्रा में कमी, देखिए यह सही है। जब संतुलन मात्रा में अगर वृद्धि होगा, संतुलन मात्रा में वृद्धि होता तो कीमत में क्या होता? कमी होता। लेकिन यहाँ उल्टा है, कीमत में वृद्धि हो रहा है तो संतुलन मात्रा में क्या होगा? कमी होगा। तो इसको हम बी ऑप्शन सही कर सकते हैं। अगला है, आधिक्य मांग की स्थिति, आधिक्य मांग की स्थिति में कीमत से प्रवृत्ति होती है। आधिक्य मांग, देखिए इंग्लिश भी कभी कभी इसमें समझना होगा। इफ देयर इज एक्सेस ऑफ डिमांड, यानी बहुत अधिक मांग हो जाता है, तो बहुत अधिक मांग की स्थिति में कीमत में क्या प्रवृत्ति होगा? तो अगर हम बात करें कीमत में प्रवृत्ति का, जब मांग बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो कीमत भी उसका क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे आप फल या सब्जी खरीदने जाते हैं, अगर टमाटर की मांग बहुत अधिक है ठंड के दिनों में, तो क्या होती है? जब मांग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और मात्रा में कोई खास वृद्धि नहीं होगा, तो क्या होगा? उसकी कीमत में वृद्धि करके लोग उसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। 16वां प्रश्न है, अधिक पूर्ति की स्थिति होती है। अधिक पूर्ति की स्थिति जो होती है वह डी, यानी कि देखिए एक्सेस सप्लाई का बात किया जा रहा है, तो डिमांड जो है वो ग्रेटर हो जाता है सप्लाई से, यानी कि डिमांड कह सकते हैं कि मांग जो है वह पूर्ति से अधिक हो जाती है, यानी इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए पीछे भी यह प्रश्न पूछा, लेकिन थोड़ा ट्विस्टेड प्रश्न था और उल्टा है। यहाँ पे बोलता है 17 में क्या स्थिति होगी? तो संतुलन कीमत में वृद्धि
एवं संतुलन मात्रा में क्या होगी, कमी। जो मैंने पिछले में भी बताया कि यह होगा तो यह स्थिति उत्पन्न होगी, और वह प्रश्न पुनः आपके इस मॉडल पेपर में आ गया। 18वां प्रश्न है, एकाधिकार में अधिकतम कुल आगम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की कीमत लोच कितनी होती है। देखिए, इसमें एकाधिकार की अगर बात किया जाए तो अधिकतम कुल आगम जो स्थिति है वह स्थिति हमेशा एक से कम की होती है, यानी वो जीरो हो सकता है या उससे भी कम हो सकता है। तो हम इसको देखेंगे, एक जो यहाँ स्थिति है एक से कम की स्थिति को, यानी ये थर्ड वाले नंबर पे देखेंगे, इसका सी ऑप्शन आंसर होगा। अगला 19वां प्रश्न है आपका, द्रव्याधिकार में विक्रेताओं की कितनी संख्या होती है। देखिए, इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं डुओपोल या डुओपॉली जो होता है, उसमें बोला जाता है कि विक्रेताओं की कितनी संख्या होती है। डुओ जैसे ही बोला तो इसमें डुओ का अर्थ दो होता है, जो द्वयाधिकार लिखा हुआ है यह द्विअधिकार होता, द्वि का मतलब होता है दो, तो इसका ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है आपका 20वां, निम्न में किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है। विभेदीकृत वस्तुओं यानी अलग अलग किस्म की वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो विभेदीकृत जो वस्तुएं हैं वह वस्तु एकाधिकार प्रतियोगिता में होता है। कहने का मतलब अलग अलग वस्तु। अगला है 21, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक, यह एक पुस्तक का नाम है जो कि लिखा गया है J.M. केन्स के द्वारा। अगला है जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है। जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है। देखिए, जीडीपी कहने का मतलब है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनडीपी प्लस मूल्यह्रास। अगर एनडीपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है या नेट नेशनल डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो होता है, उसको अगर मूल्यह्रास के साथ हम जोड़ देते हैं तो वह जीडीपी को निकाल देता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। निम्न में किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है। चपाती, हाँ, तो रोटी जो बनाना है आटा से बनता है रोटी, उसका भी मुख्य जो है वह उत्पाद जो होगा वह गेहूं से ही उत्पन्न होगा। और बिस्किट, तो बिस्कुट भी जो है वो आटा यानी गेहूं के ही एक प्रोडक्ट से बनता है। ब्रेड का भी सेम वही है। तो इसका आंसर आपका इनमें सभी होना चाहिए, ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है, किसी वर्ष जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा। यानी जीडीपी में की जब गणना की जाती है तो किस मद के मूल्य की गणना नहीं की जाती है। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है नई कार का मूल्य, तो नई कार का मूल्य तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद है प्रयुक्त कार का बिक्री मूल्य, तो वो भी करना पड़ेगा। लेकिन सी ऑप्शन जो दिख रहा है, शिक्षक का शिक्षण शुल्क, अगर कोई शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन कराता है तो इसको हम जीडीपी में वैसे शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि यह कर भरता भी है और नहीं भी, तो नहीं भरने वाला जो है वो शामिल नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जाती है। जीडीपी की गणना किस विधि से की जाती है। तो देखिए, मुख्य रूप से 3 विधियां होती है, जिसमें पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है मूल्य विधि, यह भी होता है आय विधि और व्यय विधि, यानी इसका तीनों ही होगा। इसका डी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है आपका, सन 2016 में किए गए
विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर किया गया था? देखिए 2016 में किस नोट को किया गया था? तो आप, ये तो हाल ही की घटना है, जानते हैं कि 500 और 1000 रुपये की नोट को बैन किया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलता है निम्न में कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक नहीं करता है? देखिए मुद्रा निर्गमन यानी मुद्रा को जारी करना, यह काम तो करता है वह। दूसरा जो है साख नियंत्रण, वह भी करता है, साख को भी नियंत्रित करता है। जनता से जमा स्वीकार करना, जनता से करने का मतलब आम आदमी से जमा स्वीकार करना, ये काम नहीं करता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। देखिए आरबीआई जो है वह भारत की एक रिजर्व बैंक है, और यह भारत रिजर्व बैंक जो है यह बैंकों का बैंक माना जाता है, या कहते हैं हम लोग इसे, भारत का एक केंद्रीय बैंक। तो अभी हम लोगों ने देखा तो कौन सा बैंक होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी सी ऑप्शन। निम्नलिखित में सबसे तरल मुद्रा कौन सी है? सबसे तरल मुद्रा की अगर बात की जाए तो इसमें तो M1, M2, M3, M4, देखिए मनी का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, उसको M1 से ही डिनोट किया जाता है। तो सबसे तरल मुद्रा M1 को माना जाएगा, इसके बाद M2, M3 ऐसे आएगा, तो पहला ही होगा। तीसरा उपभोग फलन, C बराबर A+BY में प्रेरित उपभोग की अगर हम बात करें तो A के साथ जो चीज़ जुड़ता है, जो भी चीज़ जुड़ा हुआ है, जैसे BY जुड़ा हुआ है, तो इसमें BY जो है, ये जो है BY, यह प्रेरित उपभोग होगा। तो यह डी ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका, MPC प्लस MPS बराबर क्या होगा? देखिए दोस्तों MPC प्लस MPS जब दोनों को जोड़ते हैं तो वह इकाई होता है। इकाई कहने का मतलब एक, और एक आपका ऑप्शन है सी में, तो सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न रेखा चित्र में स्वायत्त निवेश की रेखा है। देखिए स्वायत्त निवेश की रेखा कौन सी है? तो पहले तो देखिए कि कौन कौन सी रेखा है, AB है, CD है और EF है। तो आप CD को देख रहे हैं कि एक फिक्स रेशियो में चल रहा है, जो एक अक्ष के समानांतर है। तो इस समानांतर स्थिति में हमको छांटना है स्वायत्त निवेश की रेखा। स्वायत्त निवेश की रेखा जो आपको दिख रही है, जो x के समांतर रेखा होती है, जो x के समांतर होती है, हर जगह इसकी दूरी, डिस्टेंस जो है वो समान होगा, इसी के समान आगे बढ़ते चला जाएगा। तो यह CD रेखा ही स्वायत्त रेखा है। तो ऑप्शन सी जो आप देख रहे हैं, ऑप्शन सी, यह ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है 33, किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPS बराबर 0.4 है तो गुणक का मान क्या होगा? देखिए गुणक का मान जब भी हम लोगों को निकालना होता है तो हमें कुछ भी नहीं, एक फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। फार्मूला क्या, नॉर्मल एक इसका परिभाषा ही उसी तरह का है कि 1/MPS, 1/MPS की अगर बात करें तो 1/MPS की जो स्थिति है यह गुणक को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? गुणक को। तो हम MPS बराबर दिया हुआ है 0.4, तो 1/MPS अगर हम करते हैं तो 1/0.4 यानी इससे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? तो 25 चौका 100, यानी 0.0 तो नहीं, 2.5, यानी 2.5 टाइम में ये कटेगा। एक को 4 हिस्सा में बांट दे तो कितना? 2.5 आएगा। तो आपका जो ऑप्शन आंसर होगा वह डी
ऑप्शन आंसर होगा 2.5। निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? यानी डायरेक्ट टैक्स का जो एग्जाम्पल नहीं है उसको ढूंढना हम लोग को। देखिए, इसमें आपका सबसे पहला है उपहार कर। तो उपहार कर जो है वह प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। दूसरा संपत्ति कर, इस पे भी डायरेक्ट टैक्स लगता है। वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यह जो सी ऑप्शन है यह डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता है, वस्तु एवं सेवा कर। और आपको पता होना चाहिए कि वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 2017 में भारत में लाया गया है, 2017 में, तो इसका ऑप्शन सी होगा। निम्न में से सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण कौन सा है? सार्वजनिक वस्तु जिसका उपयोग सभी लोग समान रूप से कर सकते हो, तो कार, यह तो किसी के लिए पर्सनल भी हो सकता है। दूसरा सड़क, देखिए सड़क बी ऑप्शन जो है यही होगा, क्योंकि सड़क का उपयोग सार्वजनिक रूप में किया जाता है, सभी लोग इसका उपयोग करते हैं। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? भारत में अभी मैंने बताया कि 2017 में, तो चलिए मैं इसमें डेट ही बता देता हूँ। 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को यह लागू किया गया था भारत में, तो इसका ऑप्शन सी होगा 2017। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न जो है आपका, राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति के अंतर को क्या कहते हैं? तो दोनों के अंतर यानी कि दोनों को अगर हम घटाएं तो क्या होगा? तो देखिए, राजकोषीय घाटा नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राथमिक घाटा नहीं। व्यापार घाटा, देखिए जब राजस्व की बात हो रही है तो इन सब में से किसी में नहीं होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी राजस्व का घाटा, रेवेन्यू डिफिक्ट इसको बोलते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न है 38, अर्थात व्यापार संतुलन क्या है? व्यापार संतुलन कहने का मतलब है कि दो चीज़ों के बीच में अंतर। जैसे हम कोई चीज़ मंगाते हैं और कोई बेचते हैं, तो इसके बीच का अंतर जो होता है, लेकिन पहले किससे किसको घटाया जाता है? तो निर्यात से जब हम आयात को घटाते हैं, निर्यात से आयात को घटाते हैं, तो जो अंतर प्राप्त होता है वही व्यापार का संतुलन कहलाता है। तो इसमें बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न है 39, यदि कोई भारतीय किसी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है तो इस लेन देन को भारत के भुगतान संतुलन में कहाँ दर्ज किया जाएगा? यानी ये किस में किया जाएगा? तो सबसे पहला ही ऑप्शन दे चुका है, चालू खाते के डेबिट मद में, तो बिल्कुल सही है, चालू खाता में इसको रखा जाएगा। 40वां ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है? चालू खाते का एक घटक, प्रत्यक्ष निवेश नहीं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं होता है। दूसरा विदेशी ऋण, वो भी नहीं होगा। विदेशी सहायता, वह भी नहीं ले सकता है। वस्तुओं का निर्यात, आपका उत्तर होगा डी ऑप्शन, वस्तुओं का निर्यात। चलिए आज का यह सेट आपका समाप्त हुआ।